राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि जैसे हम लोग देखते हैं CGI हो गया, VFX हो गया। मूवीज़ के अंदर कई बार जैसे होता है कि हमें लगता है कि यार ये तो रियल सीन हो ही नहीं सकता, जो नकली सीन क्रिएट किया जाता है। यूजुअली एक कमरे के अंदर में शूटिंग हो रही होती है, बट हमें स्क्रीन के ऊपर में दिखता है कि एक पीछे की साइड में एक बड़ा कोई पहाड़ का एरिया दिखाया जा रहा है जिसमें से हीरोइन कूद रही है, हीरो उसको पकड़ रहा है। राइट राइट कि तो ये जो सीन्स जो कमरों के अंदर में या कंप्यूटर के अंदर में क्रिएट किए जाते हैं, तो ये नकली जो सीन्स होते हैं इनको हम बोलते हैं VFX CGI। इनकी मदद से किए जाते हैं, कंप्यूटर्स की मदद से किए जाते हैं। तो ऐसी एक काम करने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है पिक्चर पोस्ट स्टूडियो। ये कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसे उठाना चाह रही है, लगभग 18 करोड़ 72 लाख रुपए। ये नई ही कंपनी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। 2019 के अंदर में खुली हुई कंपनी है। 2022 में इन्होंने अपना जो रजिस्टर करवाया था, अपने आप को डोमेन नेम रजिस्टर करवाया था, स्टॉक वो सॉरी जो होता है ना, वेबसाइट बनाई थी। और अभी रिसेंट के अंदर में ही ये अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और रिसेंट में भी जो पंचायत 3 सीरीज़ आई थी उसमें इस कंपनी ने काम किया था। एक बड़े मियाँ छोटे मियाँ नाम से एक मूवी आई थी भी रिसेंटली अक्षय कुमार की, उसमें कंपनी ने काम किया था। तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर कंपनी काम भी कर चुकी है, कर भी रही है। और अभी फ्यूचर के अंदर में कंपनी बोल रही है कि हमें और थोड़े पैसों की ज़रूरत है, बिकॉज हमें और बिजनेस बढ़ाना है, जिसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीदना, जिससे कि और बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा सके, आसानी से किया जा सके, कि पूरा कंप्यूटर का एक खेल है, ग्रीन स्क्रीन का खेल है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कंपनी इक्विपमेंट्स और सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए पैसे उठाना चाह रही है, और जो कंपनी के ऊपर में थोड़ी सी लोन वोन है उसको भी कंपनी को चुकाना है, तो उसके लिए कंपनी पैसे उठाना चाह रही है। ये रीजंस बताए हैं कंपनी ने। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कंपनी के फ्यूचर को लेकर के। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल अगर देखते हैं IPO की, तो यहाँ पे 2 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में कंपनी का IPO खुलने वाला है। 24 का कट ऑफ प्राइस सेट किया है कंपनी ने, और जो कंपनी खुद की पूरी वैल्यू लगा रही है वो 70 करोड़ के आसपास में लगा रही है। तो नई कंपनी है, 70 करोड़ की वैल्यू लगा रही है, अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स कर रही है, कर चुकी है। सो एवरीथिंग इज लुकिंग परफेक्ट टिल नाउ। नेक्स्ट अगर आप फ्यूचर में देखते हैं और क्या कोई दिक्कत, तो कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनकी IPO से पहले 93% शेयर होल्डिंग थी। IPO के बाद में 68% रह जाने वाली, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी उनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो अच्छी खासी मालिकाना हक वो फिर भी रखने वाले हैं आफ्टर दी IPO। दैट्स अगेन वेरी गुड। अब एक बार थोड़ी सी RHP के ऊपर में नज़र डाल लेते हैं इसी के साथ में। तो 8 करोड़ रुपए कंपनी इक्विपमेंट्स खरीदने में काम मिलने, सॉफ्टवेयर एंड इक्विपमेंट्स, और 5 करोड़ रुपए से लोन चुकाने वाली है। दैट्स गुड। अभी आज के दिन जो कंपनी की मेन मालिक हैं वो हैं पारिश टेकरीवाल, और बाद में और भी हैं मिस्टर शैलेंद्र ईश्वरदास चांद गोटिया। तो ये मेनली ये दो, और एक है लास्ट में एक और है मिस दीपा शैलेंद्र चांदगोटिया एंड मिस पूजा शैलेंद्र चांदगोटिया। सो ये 4 टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर प्रमोटर्स हैं मेनली जो कंपनी को संभाल रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के ऊपर में आज के दिन कोई कोई खास केसेस है नहीं। टैक्स से रिलेटेड जो केसेस हैं वही हैं जिनके अगर कोई टोटल अमाउंट अगर कैलकुलेट देखा जाए यहाँ पर इन्वॉल्व, तो यहाँ पर जो अगेंस्ट दी है कंपनी, क्योंकि हम लोग अगेंस्ट देखते हैं हमेशा प्रमोटर्स की या फिर कंपनी के, क्योंकि जो अगेंस्ट होता है उसी में हम लोगों को डाउट होता है कि यार क्यों केस हुआ है किसी भी कंपनी के ऊपर में। तो ये टैक्स रिलेटेड केसेस हैं, तो इनके अंदर टोटल अमाउंट इन्वॉल्व है लगभग 40 लाख के आसपास में इन्वॉल्व है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर आज में जो एम्प्लॉयज़ हैं, तो 105 एम्प्लॉयज़ आज के दिन कंपनी के अंदर में है, जबकि छोटी कंपनी 70 करोड़ की कंपनी और 105 एम्प्लॉयज़ कंपनी से पेट भर रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। कंपनी के पास में आज के दिन प्रॉपर्टी भी है जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से है, जो कि अभी 2023 में ही कंपनी ने खरीदी है। इन्वेस्टमेंट पर्पज से प्रॉपर्टी होती है, एक होती है कंपनी के काम आने वाली प्रॉपर्टी। दोनों में फ़र्क होता है कि इन्वेस्टमेंट पर्पज वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसमें कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकती, और जो कंपनी काम के लिए कंपनी लेती है खरीदती है तो फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकती है। इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही कंपनी ने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है जो कि 2 करोड़ के आसपास की है पुणे के अंदर में। बाकी जितने भी कंपनी के पास में प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया या फिर कोई भी ऑफिस जैसे कंपनी काम में ले रही है, तो वो सब रेंट के ऊपर में लीज पे हैं। कंपनी के पास में कोई ऐसी प्रॉपर्टी कंपनी के यूज़ के हिसाब से नहीं है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के पास में जो लोगो है पिक्चर पोस्ट, वो कंपनी द्वारा रजिस्टर्ड है। दैट्स अगेन गुड।
ओके ना, कंपनी के जो मोस्टली टॉप 5 क्लाइंट्स हैं ना, उनके ऊपर में डिपेंडेंसी हम लोग पास डेटा के हिसाब से देख रहे हैं कि कंपनी की डिपेंडेंसी नंबर ऑफ कस्टमर्स के ऊपर में कम नंबर ऑफ कस्टमर्स पे घटती जा रही है। नाउ दैट्स वेरी गुड। कंपनी के नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, जिससे कंपनी का रेवेन्यू फ्यूचर के अंदर में स्टेबिलिटी की तरफ में जाएगा, हैम्पर नहीं होगा ज़्यादा। अगर कोई एक बड़ा छोटा मोटा क्लाइंट अगर छोड़ के भी जाता है तो नए काम नहीं देता तो भी। बाकी कंपनी का जो ट्रस्टेड पार्टनर नेटवर्क टीपीएन के थ्रू सर्टिफाइड है, वीएफएक्स प्रोवाइडर है। टीपीएन क्या एक संस्थान है यूएसए की, जो कि जो लीक वगैरह होती हैं मूवीज़ उनको बचाने का काम करती है। सो प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट को, जो मूवी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके। तो ये टीपीएन सर्टिफाइड है। ये कंपनियाँ ये कुछ वेब सीरीज़ और कंपनियाँ जिनमें कंपनी काम कर चुकी है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के, अगर हम लोग डेटा को चेक करते हैं यहाँ पर 1 सेकेंड आरएचपी के अंदर में, तो हमें अगर ये वाला जो डेटा है ये बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट के अंदर में हमें कुछ दिक्कतें नज़र आती हैं। वो है एक तो ट्रेड रिसीवेबल्स वाली, जिसमें 7,46,00,000 रुपए। सो टोटल जो बैलेंस शीट की साइज़ है वो 18.5 करोड़ की है। यहाँ पे 7,46,00,000 रुपए का ट्रेड रिसीवेबल्स है। तो उसके अगर हम लोग यहाँ पे डेटा को चेक करते हैं तो कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स पास्ट में भी रहा हुआ है, जो कि 6 महीने से 1 साल के बीच में, और यूजुअली 1 साल तक के गैप के अंदर में रिकवर हो जाता है। तो यहाँ पर इस साल भी जो है 1 साल के बीच में ही रिकवर होने के चांसेस बने हैं, क्योंकि पास्ट में एक साइकिल बनती हुई चलती हुई देखने को मिल रही है। तो जब कोई साइकिल चलती हुई देखने को मिलती है तो कोई दिक्कत यहाँ पे हमें नज़र नहीं आती है। कम रहे तो ज़्यादा बेटर है ट्रेड रिसीवेबल्स, क्योंकि कंपनी की वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी होती रहती है, जिसके लिए कंपनी को लोन नहीं लेना पड़ता। तो ये साइकिल जो बंधी रहती है तो उसमें कोई लगता है कि डर तो इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि साइकिल दिख रही है, कंटिन्यूस चीज़ चलती हुई दिख रही है। बट स्टिल वो लोन वोन का इंटरेस्ट वगैरह बढ़ जाता है अगर कंपनियाँ काम बढ़ता है तो। अगर ये जितना कम हो उतना बेटर होता है वैसे। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी का अचानक से इस साल जो है यहाँ पर पैसा बढ़ा है और कंपनी ने लोन भी बढ़ाया है। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें बढ़ी हैं, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक तो ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गया, कंपनी ने काम अच्छा किया है। दूसरा, कंपनी के यहाँ पे टेंजिबल एसेट्स बढ़ गए हैं। देख रहे हो यहाँ पर 1.5 करोड़ था पिछले साल, और इस साल जो है कंपनी के 7 करोड़ हो गए। तो टेंजिबल एसेट्स की फॉर्म में कंपनी के पास में क्या है, तो कंपनी ने बताया कि मेरे पास में कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर्स जो है वो बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कंप्यूटर्स बढ़ गए हैं, एडिशन 6,28,00,000 रुपए के। इसीलिए कंपनी बोल रही कि मैं इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर पाई हूँ। इसीलिए इस साल अगर कंपनी का हम लोग रेवेन्यू भी चेक करते हैं तो रेवेन्यू भी कंपनी का बढ़ा हुआ है। 26 करोड़ का रेवेन्यू है, पिछले साल 11 करोड़ का ही था। तो अभी कंपनी को और इक्विपमेंट सॉफ्टवेयर्स खरीदने हैं, क्योंकि फ्यूचर में कंपनी को और अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने की उम्मीदें हैं, काम करना है। सो ओवरऑल अगर हम लोग आरएचपी के डेटा को भी देखते हैं तो कोई दिक्कत मेरे को खास नज़र आती नहीं है। अगर बेसिकली अगर देखा जाए तो एक कंपनी है जो कि कंपनी के पास में कुछ ऑफिसेज वगैरह खुद की नहीं है, रेंट पे है। बाकी एम्प्लॉयज़ अच्छे खासे हैं, अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स कंपनी कर रही है। फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी है कंपनी के पास में, नेट प्रॉफिट्स कंपनी निकाल पा रही है। कंपनी के ऊपर में लोन है जिसको कंपनी आईपीओ के पैसों से घटाना चाह रही है, कंपनी को और सॉफ्टवेयर्स और कंप्यूटर्स खरीदने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। सो एवरीथिंग इज़ लुकिंग फाइन। ओके, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे कंपनी ठीक लग रही है। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी का चलना नहीं चलना मैनेजमेंट के ऊपर में भी डिपेंड करता है। तो वो भी कोई यहाँ पे झोल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली चीज़ कुछ ज़्यादा खास नज़र नहीं आ रही है। तो जो ईमानदारी है जो प्रमोटर्स की, डायरेक्टर्स की, मैनेजमेंट की, वो कंपनी के साथ में बनी रहने की उम्मीदें हैं। तो फ्यूचर के हिसाब से मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक लग रही है, और शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी ठीक लग रही है। अब आज के दिन अगर पी रेशियो देखा जाए तो कंपनी 70 करोड़ रुपए की कंपनी है, कंपनी नेट प्रॉफिट 3.5 करोड़ रुपए कमा रही है। तो लगभग 20 का पी रेशियो है, और पी बी रेशियो की अगर बात करते हैं तो 8.5 करोड़, और यहाँ पर 18 करोड़। सो यहाँ पे लगभग कितना 25 करोड़ मान के चल लेते हैं। तो यहाँ पे जो पी बी रेशियो है वो भी ठीक ठाक है। सो देखा जाए तो 2.67 के आसपास का पी बी रेशियो है। सो एवरी पीवी रेशियो भी ठीक है, पीबी रेशियो भी ठीक है, इतना कुछ खास ठीक नहीं। बट ऑलरेडी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां उनके मुकाबले अगर पी रेशियो देखा जाए तो इसका 23 है, पीबी रेशियो 3.28 है। तो कमाई के हिसाब से और वैल्यू के हिसाब से दोनों के हिसाब से ठीक है। इसके मुकाबले तो कमाई नहीं कर रही और पीबी रेशियो तो इसको बहुत ही बेकार है इस कंपनी का। और इसका डीजी कोर स्टूडियो का इसका भी इसके मुकाबले भी कंपनी अच्छी कमाई कर रही है और वैल्यू अच्छी लाई है। तो ओवरऑल कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो भी कंपनी फ्यूचर के हिसाब से अगर कंपेरेटिवली देखा जाए तो यहाँ से 30-40% के आसपास में ऊपर की तरफ में जा सकती है। बाकी कंपनी छोटी है तो एक बार को मैनेजमेंट को देखते हुए और कामों को देखते हुए रिस्क आई थिंक
ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड रिसर्च दिस लिया जा सकता है। बाकी एक बार आप कोई भी डिसीजन लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करके ही लें। मेरी तरफ से कोई एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ लिमिटेड एनालिसिस के हिसाब से ही एक छोटा सा रिव्यू देने का कोशिश करता हूँ। दैट्स ऑल। फाइनली दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, और कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।